जैसा कि आप जानते हैं आज G20 का दूसरा दिन है, लेकिन जो एक्शन पैक्ड जो दिन था वो कल का था और जो सबकी नजरें पूरी दुनिया की लगी हुई थी वो थी दिल्ली डिक्लेरेशन पर, जो कि कल शाम को हो चुका, यानी एक दिन पहले ही ये डिक्लेरेशन हो चुका है, सहमति बन चुकी है और भारत ने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि भारत की जो ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स हैं वो क्या हैं और भारत ने इतने बड़े बड़े मुद्दों पर कैसे इतने बड़े बड़े देशों की सहमति बना ली। तो जो सारा एक्शन था वो असल में कल हो चुका है। अब आज जो इस समय सेशन चल रहा है उसका नाम है वन फ्यूचर, यानी हम सब का भविष्य एक साथ जुड़ा हुआ है और इसके बाद भारत G20 की मेजबानी अब ब्राजील को सौंप देगा। लेकिन देखिए, इस समय जो चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में वो आज की नहीं हो रही, चर्चा हो रही है कल की। चर्चा हो रही है उस दिल्ली डिक्लेरेशन की, उस मुश्किल जॉइंट स्टेटमेंट की जिसे अचीव कर पाना लगभग लोग ऐसा मान रहे थे कि असंभव होगा। चर्चा हो रही है कि यूक्रेन के मामले पर इस तरह के स्टेटमेंट पर भारत ने कैसे सबको राजी कर लिया, जबकि सामने एक तरफ आपके रशिया बैठा हुआ है, चाइना बैठा हुआ है, दूसरी तरफ नेटो के देश बैठे हुए हैं जो कि अड़े हुए हैं कि सख्त भाषा में रशिया की आलोचना होनी ही चाहिए और हमें यूक्रेन के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी के जो एक नेता के तौर पर जो एक स्किल्स हैं, उनकी जो डिप्लोमेसी है वो काम आई है। और आज इस समय जो यहां पर भी जो लोग चर्चा कर रहे हैं, अब जो देखिए जो अभी हो रहा है वो तो अब एक फॉर्मेलिटी है, एक औपचारिकता है। बात जो हो रही है अभी भी कल की हो रही है, बात हो रही है कल रात के डिनर की, बात हो रही है उस जॉइंट स्टेटमेंट की, बात हो रही है कि कल किस तरीके से भारत ने और प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे जो ये जी समिट था इसे पुल ऑफ किया है इतनी तमाम चुनौतियों के बाद भी। अब जैसे कि राष्ट्रपति जो बाइडेन यहां पर रहे और इतने बड़े बड़े समझौते अमेरिका के साथ हमने किए हैं और बायोफ्यूल को लेकर इतना बड़ा हमने अलायंस बनाया है, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है जो कि शायद चीन को बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा। तो देखिए, अब से कुछ दिनों तक अब इस बात की विवेचना चलती रहेगी कि कल जो जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ है, दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ है, उसका अब आने वाले समय में जो जियोपॉलिटिक्स है, वैश्विक राजनीति है, उसका क्या असर होगा। लेकिन इतना तय है कि भारत ने कुछ ऐसे नए कदम उठाए हैं, भारत ने कुछ ऐसे नए इनिशिएटिव्स लिए हैं जो कि सारे देशों को एक साथ जोड़ते हैं। देखिए, जैसे जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की ही बात है, उससे भारत, मिडिल ईस्ट के देश और मिडिल ईस्ट के साथ यूरोप, ये तीनों जुड़ जाएंगे और ये चीन को ये जो इनिशिएटिव है भारत का, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। इस समय चीन काफी परेशान भी हो रहा होगा, लेकिन ये भारत का एक अच्छा इनिशिएटिव रहा है। इसी तरीके से अगर आप बायोफ्यूल की बात करेंगे तो बायोफ्यूल को लेकर भारत ने जो इतना बड़ा ये अलायंस बनाया है, ये कुछ ऐसी इनिशिएटिव्स हैं, ऐसी चीजें हैं जिसमें किसी को भी कोई परेशानी नहीं हो सकती। और इसीलिए जो भारत ने जो पूरा थीम रखा था कि भाई ये पृथ्वी सबके लिए एक है, हमारा एक परिवार है और हमारा एक जो है वो भविष्य है। तो चर्चा इस बात की हो रही है। तो अगर इस समिट को आप याद रखेंगे तो दो चीजों के लिए याद रखेंगे, दिल्ली डिक्लेरेशन के लिए तो याद रखेंगे ही, लेकिन दूसरी जो चीज है जिसके लिए याद रखा जाएगा इतिहास में, वो है इस समिट के जरिए भारतीय संस्कृति का उदय, ब्रांड भारत का उदय। इससे पहले हम ब्रांड इंडिया की बात करते थे, लेकिन कल इतने बड़े मंच पर दुनिया ने पहली बार ब्रांड भारत को देखा है और प्रधानमंत्री मोदी ने उस ब्रांड भारत से दुनिया के बड़े बड़े लोगों का, बड़े बड़े नेताओं का परिचय कराया है। दो जिक्र मैं आपसे जरूर करना चाहता हूं। सुबह उन्होंने कोणार्क का जो चक्र है, जो सूर्य मंदिर का जो चक्र है कोणार्क का, उससे पूरी दुनिया का परिचय करवाया और हमने वो तस्वीरें भी देखी कि जब जो बाइडेन बहुत दिलचस्पी के साथ सुन रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी उन्हें जो बता रहे थे कोणार्क के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में और जो 13वीं शताब्दी का जो कोणार्क चक्र वो बताया जाता है उसके बारे में। शाम जब हुई तो वो बैकग्राउंड बदल चुका था। शाम होते होते उस बैकग्राउंड पर कोणार्क चक्र की जगह आ चुका था नालंदा विश्वविद्यालय। अब आप देखिए, आज जो नेता आए हैं वो तो ऑक्सफोर्ड को समझते हैं, वो तो कैम्ब्रिज को समझते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को कोई नहीं समझता। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उनका परिचय करवाया नालंदा विश्वविद्यालय से। 5वीं शताब्दी में भारत की क्या ताकत थी, 5वीं शताब्दी में भारत के पास एक ऐसा विश्वविद्यालय था जो शायद आज के ऑक्सफोर्ड से भी बड़ा है। जब 10,000 विद्यार्थी पूरी दुनिया से
अलग अलग देशों से पढ़ने के लिए भारत में आया करते थे और भारत शिक्षा का एक केंद्र बना हुआ था। मुझे पूरा यकीन है ये बात ना तो जो बाइडेन को पता होगी, ना ही किसी और देश के प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को भारत के बारे में ये पता होगा। भारत के बारे में जो लोग समझते हैं, जो पूरा इंप्रेशन है भारत का, वो पिछले 200 वर्षों का है। आज भी पूरी दुनिया भारत को सिर्फ दो नजरों से देखती है। एक ये कि हम 200 वर्षों तक अंग्रेजों के गुलाम रहे, उससे पहले यहां मुगल थे, उसके बारे में छोटी मोटी जानकारी है। हम एक गुलाम देश थे, अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाकर रखा। 1947 में हम आजाद हुए और फिर 1947 से लेकर अब तक हम एक गरीब देश बने, उसके बाद हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी बने और उसके बाद हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में एक बड़े लंबे समय तक गिना जाता रहा, जिनकी गिनती एक तरीके से कहते हैं ना 3 में होती है ना 13 में होती है। और सिर्फ लोग ये समझते थे कि हमारी जो आबादी है वो बहुत ज्यादा है। आबादी के मामले में जरूर हम चीन के आसपास खड़े हो जाते हैं, दूसरे नंबर पर थे उस जमाने में, लेकिन इसके अलावा हमारा कोई यूएसपी नहीं है। अब धीरे धीरे भारत की वो पहचान बन रही है कि अंग्रेजों का गुलाम होने से पहले और मुगलों का गुलाम होने से पहले, ये जो बाहर के जो इन्वेडर्स थे, जब इन्होंने हमें गुलाम बनाया, उससे पहले जो हमारी कल्चर थी, उससे पहले हमारी संस्कृति जो थी, ये वो जमाना है, ये वो युग है जब भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। तो कल जो अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री मोदी ने उस सोने की चिड़िया से, उस सोने की चिड़िया के युग से दुनिया के बड़े बड़े नेताओं का परिचय करवाया है और इन नेताओं को भी भारत के इस इतिहास के बारे में, इस गोल्डन हिस्ट्री के बारे में पता नहीं था। मेरी कमेंट्री तो जारी रहेगी, लेकिन मैं अब आपको नेहा बाथम, मेरी सहयोगी के पास लेकर चलता हूं। नेहा बाथम के पास भी आपके लिए एक अपडेट है यहां से देने के लिए। नेहा, देखिए सुधीर, कल आप भी यहाँ पर मौजूद थे और मैं भी यहाँ पर, लेकिन कल और आज में इस भारत मंडपम में काफी ज्यादा फर्क आपको दिखाई दे रहा हो, क्योंकि अब हम अपने आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं। वन फ्यूचर भी अब लगभग अपने खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। थोड़ा सा डिलेड था ये सेशन, लेकिन इसके बावजूद समझना ये होगा सुधीर कि ये वन फ्यूचर है क्या। दरअसल वन फ्यूचर एक उस कॉमन ग्राउंड को ढूंढना है सभी देशों के बीच जो समृद्धि ला सके इन G20 देशों में, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जो विकसित नहीं है, जो विकासशील बनने की राह पर है। जैसा एक समय पर भारत था, आपने कहा था कि उसे किसी भी देश की तुलना में नहीं उसकी गणना होती थी, लेकिन अब हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। ऐसे में वन फ्यूचर में बात दरअसल डिजिटल पेमेंट्स पर सबसे ज्यादा की जा रही है कि कैसे हिंदुस्तान ने यूपीआई को अपना हथियार बनाकर डिजिटल पेमेंट्स के ग्राउंड पर एक बहुत बड़ी जीत दर्ज की है। 45% जो डिजिटल पेमेंट्स दुनिया भर में होते हैं उसका योगदान भारत की तरफ से आता है और हमने इसे रूरल एरियाज तक पहुंचाया है। वहां पर जो फोन, जो बटन फोन्स होते हैं, उससे भी अब ग्रामीण क्षेत्रों के लोग डिजिटल पेमेंट्स कर सकते हैं। इससे हम और आप वाकिफ हैं, लेकिन जो टेक अवेज हैं वो इस पूरे समिट के ये हैं कि कल जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन है उस पर आम सहमति बनना। यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है उसका कई बार जिक्र इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन में होना और उस पर भी अगर सब देशों की मोहर लग जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी की मिसाल और इबारत हमने यहां पर लिख दी है, क्योंकि अभी ऑफिशियली G20 खत्म नहीं हुआ है। अभी हमें बेटन हैंडओवर करना है ब्राजील को और उससे पहले अगर ज्वाइंट डिक्लेरेशन आता है तो जाहिर तौर पर शेरपा को भी बधाई दी जाएगी, एस जयशंकर को भी बधाई दी जाएगी और ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट के जरिए किया भी और उन्होंने तमाम उन लोगों को भी बधाइयां दी जो इस पूरे G20 समिट को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाने में उसका हिस्सा बने रहे। लेकिन सुधीर, देखना यह दिलचस्प होगा कि आज जब बायलैटरल सेशंस होने हैं, कई सारे ऐसे देश हैं जो अभी बाकी हैं, जिसमें कनाडा, नाइजीरिया, कोमोरोस, ये तमाम कोमोरोस, वो तमाम वो देश हैं जिन पर अब बायलैटरल्स पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।